आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा, सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। आप सभी को पता है और नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि वातावरण में बिखरे हुए गुरुत्वाकर्षण को एकत्र करके न्यूटन ने एक नया रूप दिया था। गुरुत्वाकर्षण को एक नया रूप दिया था। उसी प्रकार आज मैं आपके अंग्रेजी में बिखरे हुए कुछ नियमों को एक नई प्रणाली में एकत्र करके आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप लोगों ने सभी ने सुना है और स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, हमारी बुकों में भी लिखा है। क्या लिखा है? ये लिखा है कि कर्ता, क्रिया और कर्म से वाक्य बनता है। तो आज मैं आपको इन्हीं कर्ता, क्रिया और कर्म, ये जो आपको बताएं कि इससे वाक्य बनता है, इसके कुछ नियम समझाने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि जो मैंने आपसे कहा है वो सही है या गलत है। प्यारे बहन भाइयों, आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल का उद्देश्य आप सभी को सही दिशा दिखाना और सही ज्ञान से अवगत कराना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए, हम समय को नहीं खराब करेंगे, है ना। और अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसका जो पहला वो है री ऑर्डरिंग, यानी कि वाक्य व्यवस्थित करना। अब वाक्य कई शब्दों से मिलकर बनता है। ये तो हम सबको पता है कि वाक्य क्या है। एक लंबा सेंटेंस जो हमारा हो जाता है वो हमारा वाक्य कहलाता है। जैसे वर्ण, क, ख, ग, घ, उससे बना हमारा शब्द, जैसे आज, कल, दिन, रात। और इन शब्दों से मिलकर जो हम एक लंबा सेंटेंस कि मैं आज खाना खाऊंगा, मैं आज सोऊंगा, मैं स्कूल जाता हूँ, ये सब हमारे वाक्य कहलाते हैं। तो वाक्य कई शब्दों से मिलकर बनता है। अब कौन से शब्दों से मिलकर बनता है ये हम देखते हैं। पहला है हमारा डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स मतलब विधेय। दूसरा हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, यानी कि कर्ता। और तीसरा हमारा होता है प्रेडिकेट, यानी कि ध्येय। विधेय, कर्ता और ध्येय। अब बात आ जाती है हमारा प्रेडिकेट को हम कई भागों में बांट देते हैं, यानी कि इसके पार्ट कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। प्रेडिकेट को किसको? यानी कि ध्येय को। ध्येय को हम कई भागों में बांट देते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद आते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेकिन कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब से तो पहले और सब्जेक्ट के बाद आते हैं। वर्ब आपको पता है क्रिया, क्रिया से पहले आएंगे और सब्जेक्ट के बाद में आते हैं। अब मैं आपको नीचे ये तालिका जो मैंने बनाई है, यानी कि सूची, सारणी, इसको आप देखेंगे कि अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है आपका सारणी। आप ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट है और दूसरी तरफ आपका प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले हैं आपका डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब, और प्रेडिकेट में आता है आपका कॉम्प्लीमेंट। अब आ जाता है आपका डिटरमिनर्स द, एडजेक्टिव हमारा हो गया यानी कि विशेषता, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, है ना, विशेषता। नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा, यहाँ पे मैन। और एडजेक्टिव फ्रेज यानी कि इन द कॉर्नर, यानी कि कोने में। वर्ब क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, यानी कि इज। और कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है हमारा एन डॉक्टर, एन एक्टर, अ टीचर और ऑनेस्ट। ठीक है। अब हमारा आ जाता है सब्जेक्ट।
कि सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता है, किताब कॉपियों में बहुत कुछ दिया रहता है और कुछ भी नहीं दिया रहता है। हमारे विद्यालय में, स्कूल में हमारे टीचर्स हमें जो पढ़ाते हैं, अध्यापक हमें जो पढ़ाते हैं, या हम अपनी बुकों में जो पढ़ते हैं, वो अब तक हम पढ़ते क्या आए हैं। मैंने भी यही पढ़ा था, मेरे भी टीचर्स ने मुझे यही पढ़ाया था, पर नहीं, आज मैं आपको कुछ नया समझाने जा रही हूँ। वो ये है कि सब्जेक्ट हमारा जो हमने पढ़ा है, आप सभी को पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, वो क्या पढ़ाया जा रहा है कि सब्जेक्ट कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। ये पढ़ा है आपने, बुक्स में भी पढ़ा है, आपके टीचर्स भी आपको यही पढ़ाते हैं। या इसके जिसके द्वारा काम किया जाए उसे कर्ता कहते हैं। हमें इन दो बातों में ही उलझाए रखते हैं। पहला क्या है कि पहला हमारा बताया कि कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जिसके द्वारा काम किया जाए उसे कर्ता कहते हैं। परंतु मैं इस बात को गलत साबित करती हूँ, यानी कि ये बात बिल्कुल गलत है। अब आप सभी मुझ पर गुस्सा भी हो सकते हैं, नाराज़ भी हो सकते हैं, और दूसरा आप ना नाराज़ होंगे ना गुस्सा होंगे, यानी कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब क्यों कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम ने तो ये बिल्कुल हमें एकदम से गलत बोल दिया कि ये परिभाषा ही मैम ने सब्जेक्ट की गलत कर दी कि कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं और जिसके द्वारा काम किया जाए उसे कर्ता कहते हैं। मैम तो कहेंगी ये बात बिल्कुल गलत है। अब देखिए क्यों गलत है, इसको भी मैं आपको प्रमाणित करती हूँ। आपको मतलब इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, बिल्कुल ठीक बात है, पर इसमें राम ने तो कोई काम नहीं किया। यहाँ पे उसकी क्या बताई गई है, क्वालिटी, यानी कि गुण बता दिया गया है। दूसरा इन्होंने क्या कहा, इट वॉज डार्क नाइट। इट वॉज डार्क नाइट, रात अंधेरी थी। अब यहाँ पे रात जो है वो अंधेरी है, यानी कि उसकी भी क्वालिटी आ गई। तीसरा हम देखते हैं, देयर आर 20 स्टूडेंट इन माई क्लास। तो देयर आर 20 स्टूडेंट इन माई क्लास, यानी कि यहाँ पर उन्होंने विशेषता बताई कि कितने छात्र मेरी कक्षा में पढ़ते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने कोई कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। हम फोर्थ वाले अपने सेंटेंस पर आते हैं, इट वॉज संडे टुडे। आज संडे है, यानी कि यहाँ पर भी कोई काम नहीं हुआ। फिर हम फिफ्थ वाले सेंटेंस पर आते हैं, देयर इज लिटिल इंक इन माई पेन। देयर इज लिटिल इंक इन माई पेन, यानी कि यहाँ पर भी उन्होंने क्या कहा कि मेरे पेन में कम स्याही है, पर यहाँ पर भी स्याही है। उन्होंने बताया कम ज़्यादा क्वांटिटी बता दी, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि कर्ता के द्वारा काम कहाँ हो रहा है। मुझे तो ये नहीं पता। ये जो परिभाषा हमें दी है कि कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, जिसके द्वारा काम हो रहा है उसे कर्ता कहते हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं हो रहा है। अब हम 6 वाला भी सेंटेंस देखो ट्राई करते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश। अब इंग्लिश को याद करना बहुत आसान है, इजी है, यानी कि आसान है या सरल है। इंग्लिश को सीखना क्या है, लर्न का मतलब सीखना, यानी कि याद करना। तो इंग्लिश सीखना आसान है, वेरी इजी बहुत आसान है, पर यहाँ पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। अब ये परिभाषा तो हमारी बिल्कुल मैंने आपकी गलत सिद्ध कर दी। अब आप कहेंगे तो दीदी, सॉरी मैम, दीदी, जो भी आप मुझे बोल सकते हैं, इज्जत के साथ वो बोलिए, पर गलत तरीके से मत बोलिएगा, ठीक है। अब आ जाता है हमारा सही परिभाषा जो मेरे द्वारा बनाई गई है कि कार्य करने वाले, पहला हो गया कार्य करने वाले, या जिसके द्वारा कार्य किया जाए, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अथवा, अब हमने लगाया अथवा, जिन वाक्यों में स्थिरता, संख्यात्मक व मात्रात्मक वर्णन हो, कलात्मक ढंग हो और भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन हो, उसको कर्ता कहते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, हाउ इज पॉसिबल। तो अब मैं आपको इसको बताऊंगी ना कि कैसे ये पॉसिबल है। तो पहले हम एक बार इस डेफिनेशन को रिपीट करते हैं कि कार्य करने वाले या जिसके द्वारा
कार्य किया जाए अथवा जिन वाक्यों में स्थिरता, संख्यात्मक व मात्रात्मक वर्णन या कलात्मक ढंग और भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन हो, उसे कर्ता कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात आप लोगों के दिमाग में आ रही है कि अब हम आपको ये बात सिद्ध करके दिखाएंगे। बिल्कुल सही बात है। जब हमने नई डेफिनेशन आपके सामने रखी है तो हमारा फर्ज भी है कि हम आपको ये बात बताएं कि ये कैसे पॉसिबल है। अब आ जाता है हमारा सबसे पहले कर्ता के प्रकार। मैं आपको बताती हूँ कर्ता के प्रकार। तो कर्ता हमारा दो प्रकार का होता है। अभी मैं आपके सामने अपनी डेफिनेशन को सिद्ध कर रही हूँ, है ना, यानी कि आपको इसका एग्जाम्पल देकर आपको इसकी प्रत्यक्षता बता रही हूँ कि ये सही है या गलत। तो कर्ता हमारा दो प्रकार का होता है। पहला हमारा है प्रत्यक्ष और दूसरा हमारा है अप्रत्यक्ष। पहला कर्ता मैंने आपको बताया कि कर्ता के प्रकार यानी कि कर्ता दो प्रकार का है। पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष कर्ता है। यानी कि प्रत्यक्ष कर्ता को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट, और अप्रत्यक्ष कर्ता को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। तो अब डायरेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है, जिसकी पहचान हम आसानी से अथवा प्रत्यक्ष रूप से कर लेते हैं, यानी कि सामने। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कोई चीज़ हमारे सामने हो। तो जिसकी पहचान हम आसानी से अथवा प्रत्यक्ष रूप से कर लेते हैं उसको तो हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर्ता यानी कि डायरेक्ट सब्जेक्ट। अब है हमारा अप्रत्यक्ष कर्ता यानी कि इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। तो जिसकी पहचान हम आसानी से अथवा प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, जिसकी पहचान हम आसानी से अथवा प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, बल्कि जिसकी पहचान तथ्यों यानी कि फैक्ट्स, तथ्यों का मतलब क्या है, यहाँ पे इसमें एस और लग जाएगा, यहाँ पे FACTS लगा लीजिएगा, यहाँ पे फैक्ट्स होता है, यानी कि फैक्ट्स यानी कि तथ्यों के आधार पर की जा सकती है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई हमें उसका सबूत, तथ्यों का मतलब हम सबूत कहते हैं ना, वकालत में क्या कहते हैं, कोर्ट के सामने, जज के सामने, कि भाई हम इस बात को तभी मानेंगे, तभी स्वीकार करेंगे जब आप इस बात का हमें सबूत दो। तो अप्रत्यक्ष कर्ता को सबूतों यानी कि तथ्यों, इंग्लिश में फैक्ट्स के द्वारा हम पता कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्ता। तो प्रत्यक्ष कर्ता जो होते हैं यानी कि डायरेक्ट जो सब्जेक्ट है वो दो प्रकार का होता है, और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट भी आपका कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ये दोनों ही दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी ये दोनों दो प्रकार के होते हैं। अब हम सबसे पहले पता करेंगे प्रत्यक्ष कर्ता के दो प्रकार। तो पहला है हमारा गतिमान अवस्था और दूसरा है हमारा स्थिर अवस्था। पहला हमारा क्या है, हम सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं अभी। तो पहला हमारा क्या है कि गतिमान अवस्था और दूसरा हमारा है स्थिर अवस्था। अब आ जाता है हमारा अप्रत्यक्ष भाग, यानी कि ये दो प्रकार के, देयर और इट। ये कितने प्रकार के, देयर और इट। अब प्रत्यक्ष पर आ जाइए। जो देयर वाले हैं वाक्य, देयर से जो ये शब्द है, देयर शब्द से यानी कि इस वर्ड से जो हमारा बनेंगे, ये दो प्रकार से बनते हैं। देयर वाले जो हैं वो अप्रत्यक्ष के भाग हैं, देयर और इट। अब यहाँ पे देयर जो हमारा है वो दो प्रकार से बनेगा, एक तो संख्या के लिए और दूसरा मात्रा के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब आ जाता है हमारा इट। तो इट हमारा तीन प्रकार से बनता है। पहला है हमारा स्थिर अवस्था, दूसरा है हमारा कलात्मक अवस्था, तीसरा हमारा आ जाता है भौगोलिक परिस्थितियाँ। तो अब मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया है, हम फिर से एक बार डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया
कि कार्य करने वाले या जिसके द्वारा कार्य किया जाए अथवा जिन वाक्यों में स्थिरता हो, संख्यात्मक व मात्रात्मक वर्णन हो, कलात्मक ढंग हो, भौगोलिक परिस्थितियां हो, उसे कर्ता कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को मैंने आपको बताया दो प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में हम प्रत्यक्ष रूप से या आसानी से करते हैं, तथ्यों और इनडायरेक्ट में हम तथ्यों के द्वारा करते हैं। प्रत्यक्ष के मैंने दो भाग बताए, गतिमान अवस्था, स्थिर अवस्था। अप्रत्यक्ष के मैंने दो भाग बताए, एक देयर और एक इट। देयर वाले हमारे संख्या के लिए और मात्रा के लिए, ये दो प्रकार से बनते हैं। इट का प्रयोग हम तीन प्रकार से करते हैं, स्थिर अवस्था, कलात्मक ढंग और भौगोलिक परिस्थितियां। तो आपकी ये मेरी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होती है। पर आप अब भी ये कहेंगे, कंफ्यूज हैं कि ये तो आपने बता दिया, बिल्कुल सही बात है, पर आप कहेंगे कि अब हमें इसको वर्णन तो करिए, इसको क्लैरिफिकेशन तो कीजिए कि कैसे होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो अब हम आपके प्रत्यक्ष लेकर चलते हैं, प्रत्यक्ष कर्ता यानी कि डायरेक्ट सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, फिर हम उसके बाद इनडायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद में समझेंगे। तो पहला हमारा जो है डायरेक्ट सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा आया गतिमान अवस्था। अब गतिमान अवस्था को हमने क्या कहा, जो कर्ता मुख्य क्रिया के, अब गतिमान अवस्था क्या है, सब्जेक्ट इन मोशन, इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट इन मोशन। और जो कर्ता मुख्य क्रिया के साथ गतिमान अवस्था में हो, यानी कि गतिमान, गति करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जगना, दौड़ना, खेलना कूदना, है ना, ये सब क्या है, ये सब क्रियाएं है ना, हम गति कर रहे हैं तो ये सब गति की क्रियाएं हैं। अब जैसे उदाहरण देख लो, राम खाना खाता है, राम खाना, अब इसमें कौन खाना खाता है, राम खाना खाता है, ये क्या है, गति कर रहा है, गति। अब आप कहेंगे गति कैसे कर रहा है, भाई उसके हाथ, खाना उसके अपने आप उड़ के उसके मुंह में थोड़ी जा रहा है, वो अपने हाथों की क्रिया कर रहा है, यानी कि हाथ उसका ऊपर नीचे थाली मर जाता है, फिर उसका ऊपर आ जाता है, यानी कि प्लेट से वो मुंह तक गया, हाथ उसका ऊपर नीचे किया, यानी कि उसने गति की, किसने मूव किसने किया, उसके हाथों ने मूव किया, हैंड से मूव किया, यानी कि ये गति की अवस्था में हो गया। अब हम इसको पहचान कैसे कर लेते हैं, इसको हम पहचान करते हैं कौन शब्द से। अब हमें पहचान करनी है ना, सब्जेक्ट की पहचान हम कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट की पहचान हम करते हैं कौन शब्द का, कि कौन खाना खाता है, तो राम खाना खाता है, तो ये राम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, हमें इसे खोज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसको ढूंढने में हमें परेशानी की आवश्यकता नहीं हो रही है, परेशानी की कहीं भी कोई हमें महसूस हो रही है, परेशानी नहीं, हमें तो पता है किसने खाना खाया, राम ने खाना खाया। कौन खाना खाता है, राम खाना खाता है। कौन सोता है, राम सोता है। कौन पीता है, राम पीता है। कौन दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, यानी कि कौन चल रहा है, राम चल रहा है। हमने सारा कौन शब्द से प्रयोग किया। अब ये तो हो गया हमारा क्या है, गतिमान, यानी कि सब्जेक्ट इन मोशन। अब आ जाता है हमारा स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट इन कॉन्सिस्टेंस, सब्जेक्ट इन कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी मतलब स्थिर होना, कॉन्स्टेंसी का मतलब क्या होता है, स्थिर। सब्जेक्ट इन कॉन्स्टेंसी इसको कहते हैं, यानी कि स्थिर अवस्था, यानी कि स्थिर अवस्था का सब्जेक्ट। अब हम इसको भी कैसे पहचान कर सकते हैं, इसकी भी पहचान हम कौन शब्द लगाकर कर सकते हैं, यानी कि इस स्थिर अवस्था के कर्ता की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, इसकी भी पहचान हम कौन शब्द लगाकर कर सकते हैं। जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ ए गुड बॉय, कौन अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था ना, राम इज़ अ गुड बॉय, क्यों, वहाँ पर भाई उन्होंने क्वालिटी तो नहीं क्वालिटी बताई, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि राम क्या काम कर रहा है। तो काम कर रहा है ना, वो स्थिर अवस्था है कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड, कौन अच्छा लड़का है, ये स्थिर अवस्था हो गई। राम यानी कि सब्जेक्ट अब इसमें आ गया, राम एक अच्छा लड़का है, तो इसलिए ये स्थिर अवस्था में आ गया। तो इसको कहते हैं राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, सब्जेक्ट इन कॉन्सिस्टेंसी, है ना।
अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अप्रत्यक्षकर्ता के भाग बताऊंगी कि देयर और इट का प्रयोग हम किन किन स्थानों पर करते हैं। देयर का संख्या के लिए, मात्रा के लिए, इट का स्थिर अवस्था, कलात्मक ढंग, भौगोलिक परिस्थितियां। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।